वेलकम दोस्तों, आओ इतिहास पढ़ो के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक नए विषय को लेकर चलते हैं। विषय है क्रिप्स मिशन योजना। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग एक धारा के इतिहास की चर्चा करते हैं। अक्सर पढ़ने को भी हमको वही ज़्यादा मिलता है। वो धारा है कांग्रेस की धारा और गांधी के आसपास की धारा। लेकिन दोस्तों, अगर कोई यह सोचता है कि कांग्रेस की धारा और गांधी के आसपास की धारा ही केवल भारत का इतिहास है, भारत को स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला है, तो यह न तो स्वयं के साथ इंसाफ होगा और न हमारे इतिहास के साथ। कई धाराएं, हर कदम पर एक नया नेता उभरता है, एक नई विचारधारा उभरती है, नए नए तरह के प्रयास होते हैं और भारत के स्वतंत्रता में इसका योगदान है। तो उन धाराओं को अभी हम लोग गांधीवादी धारा को लेकर चल रहे हैं, जैसे क्रांतिकारियों की धारा, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस की धारा, संप्रदायवाद की धारा। कोई धारा हमको कितना लाभ देने वाली है नहीं है, इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन इतिहास के साथ तभी इंसाफ होगा जब उन सारी धाराओं को हम पढ़ें। तो हम लोग इसके बाद उन धाराओं पर भी विचार करेंगे, उन नेताओं पर बात करेंगे, उन प्रयासों की चर्चा करेंगे जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने में सहायक थी। तो तत्काल हम लोग बात करते हैं क्रिप्स मिशन योजना 1942। तो 1942 में यह क्रिप्स मिशन क्या चाहता था कि ब्रिटिश सरकार क्रिप्स मिशन के माध्यम से युद्ध में भारतीयों का सहयोग चाहती है। तो सहयोग चाहती है तो भाई क्या होगा? तो हमें उन परिस्थितियों को समझना बहुत जरूरी होगा कि विश्व का परिदृश्य क्या है। विश्व का परिदृश्य, तो विश्व का परिदृश्य है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। और यह क्या होता है कि 1940-41 आते आते यह विश्व युद्ध काफी भयानक रूप धारण कर लेती है, अपने फुल स्विंग में आ जाती है। तो जब यह फुल स्विंग में आ जाती है तो अंग्रेजों के लिए इस युद्ध को जीतना बहुत आवश्यक है। अब कहता है कि मित्र राष्ट्र देश, जिसमें फ्रांस था, अमेरिका था और ब्रिटेन थे, ये सब अपेक्षा रखते थे कि ब्रिटिश सरकार के पास यानी ब्रिटेन के पास भारत जैसा कॉलोनी है। तो जहां आबादी अधिक है तो अधिक से अधिक सैनिक वहां से मिल सकती है, जहां खनिज संपदाओं का भंडार है तो वहां से युद्ध के लिए उपयोगी खनिज संपदा हमें मिल सकते हैं। तो इसमें क्या था कि मित्र राष्ट्रों का इसमें युद्ध क्या है, युद्ध पूर्ण रूप से बढ़ चुका है और प्रत्येक पक्ष यानी मित्र राष्ट्र, खास करके कहें कि मित्र राष्ट्र किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है। तो ऐसे में क्या होगा कि इंग्लैंड से मित्र राष्ट्रों की अपेक्षा है, मित्र राष्ट्रों की अपेक्षा क्या है कि भाई भारत एक कॉलोनी है जिसकी आबादी बहुत ज्यादा है, जहां रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, तो वहां से ये क्या कर सकते हैं कि अधिक से अधिक सेना की भर्ती की जा सकती है।
और अधिक से अधिक सेना की भर्ती करें, वहाँ खनिज संपदा है उसका निष्कासन करें, युद्ध में उसका प्रयोग करें। क्योंकि मित्र देश इसमें क्या है कि टोटल मोबिलाइजेशन के सिद्धांत, अपना सब कुछ इस युद्ध में झोंक दो। हमें चाहिए क्या? हमें एक ही चीज चाहिए कि किसी भी कीमत पर हमें इस युद्ध को जीतना होगा। तो इस तरीके से मित्र राष्ट्रों का दबाव है ब्रिटेन पर। अब क्या हुआ कि जापान धमकी दे रहा है। जापान कलकत्ता पर आक्रमण की धमकी दे रहा है। आक्रमण की धमकी दे रहा है, धमकी दे रहा है। अब क्या है कि जापान, आप जानते हो कि जापान क्या था? जर्मनी के साथ था। जर्मनी, इटली और जापान ये तीनों एक साथ थे, तो अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा संकट था। तो यहाँ क्या करता है कि ब्रिटेन अगर सोच रहा है कि अगर भारत का साम्राज्य अगर अंग्रेजों के हाथ से निकल गया तो ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो जाएगा, इसलिए वह चाहता है कि भारतीय लोग उससे पूरा का पूरा सहयोग दें। संकल्प केवल ब्रिटिश साम्राज्य तक नहीं है, बल्कि यह पूरे मित्र राष्ट्रों का नाश हो जाएगा अगर भारत अगर ब्रिटेन के हाथ से निकल जाए। तो ऐसी दशा में ये लोग क्या चाहते हैं? समझौता चाहते हैं। अब क्या हुआ था कि 1940 ईस्वी में क्या किया कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड लिंगथॉस है, तो उन्होंने क्या किया कि भारत को उन्होंने क्या कर दिया कि भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धरत घोषित कर दिया। चलिए भाई, युद्धरत घोषित हो गया। अब क्या हुआ कि भारत में इस पर प्रतिक्रिया होने लगी। अब भारत की प्रतिक्रिया क्या है कि भाई हमारा तो दुनिया के किसी भी देश के साथ कोई विवाद नहीं है, हमारे साथ तो कोई समस्या नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है, तो फिर हम क्यों युद्ध में जाएं? और अगर हमको आप युद्ध में ढकेलते हो, हमारी सेनाएं उसमें जाती है, तो उनके जान का जोखिम होगा। उनके जान का जोखिम होगा किसके हितों के लिए? ब्रिटिश साम्राज्य के हितों के लिए, मित्र राष्ट्र के हितों के लिए। तो हम ऐसा क्यों करें? हमारे खनिज संपदाओं का दोहन करोगे, उसका उपयोग करोगे, तो भाई उससे हमें क्या? हमें तो कोई लाभ है नहीं, हमारा तो कोई राष्ट्रीय विषय है नहीं। हमारे मजदूर उसमें काम करेंगे, खनिजों से खनिज पदार्थ निकालेंगे, तो उनके श्रम का कोई मूल्य नहीं। और नहीं तो आप हम पर तरह तरह के टैक्स युद्ध के खर्च के रूप में लाद देंगे, क्योंकि जब भारत युद्धरत देश घोषित हो गया, युद्ध का पार्टनर बनेगा, तो इसके एक्सचेकर से भी युद्ध के खर्च के रूप में पैसे निकाले जाएंगे। तो इन चीजों को लेकर भारतीय लोगों में नाराजगी तो है। अब इस नाराजगी को देखते हुए क्या करेंगे कि ब्रिटिश सरकार भी सशंकित है। अब ब्रिटिश सरकार के मन में शंका तो है ही। अब शंका क्या है कि अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारत के लोग अगर विरोध करते हैं भारत को युद्ध में समेटने का, घसीटने का, तो क्या होगा? अगर ये मना कर दें तो भारतीय लोग सेना में भर्ती नहीं होंगे। अगर सेना में भर्ती नहीं होंगे तो सैन्य बल ब्रिटेन का कमजोर पड़ने लगेगा। दूसरी बात क्या है कि जो लोग पहले से भारतीय सेना में काम कर रहे हैं वो भारत की सीमा से बाहर यूरोपीय सीमाओं पर जाकर या दूसरे देशों की सीमाओं पर जाकर लड़ने से आनाकानी करेंगे।
नहीं जाना चाहेंगे, उससे भी ब्रिटिश सरकार की दुर्बलता स्पष्ट होने लगेगी। और क्या कहता है कि यदि अंग्रेजों को भारत का सहयोग न मिले तो भारतीय खजानों से सामान नहीं निकलेंगे। और तो और प्रथम विश्व युद्ध के समय से ही कुछ सैनिक सामग्री का उत्पादन भी भारतीय उद्योग करने लगे थे, बूट का, बोरा चट्टी का, जीन्स का, क्योंकि यह सुरक्षित स्थान था। तो वो भी अगर काम छोड़ दें तो वहाँ भी ब्रिटिश सरकार को उसके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। और क्या है कि भारतीय सहयोग के बिना भारत से युद्ध खर्च के लिए पैसा लेना भी मुश्किल हो जाएगा। भारत अंग्रेजों के लिए एक बफर स्टेट की तरह था। बफर स्टेट इसलिए कि युद्ध सामग्री जब मित्र राष्ट्रों के बंदरगाहों से अपनी अलग अलग दुनिया में फैले तमाम सीमाओं तक जाते हैं तो वहाँ रिस्क ज़्यादा था। अरे प्रथम विश्व युद्ध में यू बोट डुबा दिया था ना, तो उसी तरीके से लेकिन भारत से जाना ये आसान भी था और सरल भी था। इसलिए अंग्रेज चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर भारतीयों के साथ कोई न कोई समझौता हो जाए, भारतीय इसमें सहयोग देने को तैयार हो जाएं। और अंग्रेज इस काम में माहिर तो थे ही, चालबाज तो थे ही। उन्होंने सोचा चलो भाई एक मिशन भेजो, भारतीयों के सामने कुछ प्रस्ताव रखो, प्रस्ताव देखने में थोड़ा ठीक ठाक हो, मान ही जाएंगे तो मान जाएंगे। तो इसके लिए उन लोगों ने कर दिया। अब यहाँ क्रिप्स मिशन आते हैं। तो ये क्रिप्स साहब का क्या है कि क्रिप्स जो हैं क्रिप्स क्या हैं कि ब्रिटिश सांसद थे उस समय। ये क्या हैं कि ब्रिटिश सांसद हैं। सांसद भी कैसे हैं कि वहाँ के हाउस ऑफ द कॉमन के ये सांसद थे। और क्या था कि उनकी व्यक्तिगत विशेषता क्या थी कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मित्र कहे जाते हैं। तो नेहरू जी से इनके ताल्लुकात, इनके संबंध थोड़ा ठीक ठाक हैं। और क्या है कि ये क्रिप्स रूस में भी एक मिशन के लिए गया था और वहां से सफल होकर आया था। तो अंग्रेजों की नज़र में क्रिप्स एक इस काम के लिए योग्य और अनुकूल व्यक्ति थे। इसलिए कहा कि भाई आप जाइए, वहां जाकर भारतीय लोगों से मिलिए, कांग्रेस के नेताओं से मिलिए, दूसरे दलों के नेताओं से मिलिए, जो भी भारत के स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात कीजिए और उनको इस बात के लिए तैयार कीजिए कि अभी युद्ध में वो अंग्रेजों का साथ दें और युद्ध के बाद उनके लिए सोचा जाएगा। तो क्रिप्स आते हैं भारत। अब क्या होता है कि 11 मार्च को लिंग लिखो जो प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्री घोषित कर देते हैं। और 22 मार्च को ये क्या हो जाते हैं कि भारत आ जाते हैं। और आने के बाद इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। अब काम करना शुरू कैसे करेंगे भाई? तो आने के बाद सबसे पहले तो यहाँ के लोगों से मिलना होगा। तो अपने भी जो उस समय के गवर्नर जनरल या वायसराय का हैं तो उनसे मुलाकात होती है, भारतीय नेताओं से मुलाकात की दौड़ शुरू होती है। और फिर ये शुरू हो जाता है कि हम लोग कैसे काम करेंगे। तो नेताओं से मिलने के बाद क्रिप्स अपना एक विस्तृत योजना प्रस्तुत करते हैं। अब क्रिप्स की योजना क्या है? तो क्रिप्स की योजना को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि ये क्रिप्स की योजना नंबर 1, ये सबसे पहले तो ये कहते हैं कि भारत एक संघ होगा और इसमें स्वराज देने की योजना रखता है। यह साम्राज्य के अंदर एक अन्य डोमिनियन स्टेटस के बराबर होगा
और अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र होगा। यानी यह क्या कहते हैं कि भारत क्या होगा, पहली बात संघ होगा, और इस संघ को क्या मिलेगा, डोमिनियन स्टेटस में स्वतंत्रता मिलेगी, स्वराज मिलेगा, स्वराज मिलेगा। और ये स्वराज क्या होगा कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन जो भी इस तरह के डोमिनियन स्टेटस वाले राज्य थे, उनका, भारतीयों का अधिकार भी उन साम्राज्यों के अधीन रहने वाले डोमिनियन स्टेटस के राज्यों के बिल्कुल बराबर होगा, उससे जरा भी कम नहीं होगा। और ये भारत क्या होगा, पूरी तरह अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र होगा। तो ये संघ होगा, स्वराज देंगे, ये हो गई। अब दूसरे में ये क्या कहते हैं कि भाई हम लोग क्या करेंगे कि जनता द्वारा निर्वाचित एक संविधान सभा युद्ध के बाद बनाएंगे, और युद्ध के बाद जो जनता द्वारा निर्वाचित जो संविधान सभा होगी वह भारत के लिए एक संविधान बना सकेगी। तो संविधान बनाने की बात करने लगे, और उसी के अनुसार ये क्या होगा कि हमारा स्वराज या हमारी भारतीय सरकार चलेगी। तो यहाँ क्या करते हैं, संविधान निर्माण, युद्ध के बाद संविधान निर्माण की योजना है, निर्माण की योजना। और ये योजना भी कैसी है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों द्वारा। कहा कि भाई युद्ध, क्योंकि उनका मानना था कि युद्ध के समय हम ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि इसका मैसेज तो गलत जाएगा दुश्मनों में, जर्मनी में, इटली में, कि भाई अब देखो इनका तो ढीला पड़ रहा है, भारत में ये ढीले पड़ रहे हैं, भारत में कमज़ोर पड़ रहे हैं, वहाँ के लोग आज़ाद होने जा रहे हैं, अब वो भारत के साथ रहेंगे नहीं रहेंगे। तो इसलिए कहा कि अभी तो हम तत्काल नहीं करेंगे, लेकिन युद्ध के समाप्ति के बाद हम एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे। वो संविधान सभा कैसी होगी, जनता द्वारा निर्वाचित होगी, और वो लोग भारत के लिए एक संविधान बना सकें। तो अब कहते हैं क्या कि संविधान निर्माण में भारत के सभी राज्यों को शामिल करेंगे, सभी राज्यों को शामिल किया जाएगा। चलिए भाई, ये भी कहते हैं कि हम सभी राज्यों को लेंगे। तो अब कहते हैं कि भारत के देशी राज्य चाहे तो इस संविधान सभा में को स्वीकार कर सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं, चाहे तो शामिल नहीं हो सकते, तो उनके लिए स्वैच्छिक कर दिए। तो ये क्या कर रहे हैं भाई, ये फिर तुम तो 1935 वाली ही बात कर रहे हो कि प्रिंसली स्टेट इसमें शामिल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और जो भारतीय प्रिंसली स्टेट इसमें शामिल होता है संविधान सभा में, उनका भी सदस्य होगा। लेकिन वो सदस्य कैसे आएगा, वहां के राजा द्वारा मनोनीत होगा, नॉमिनेटेड, वो जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होगा। अब कहता है कि अगर कोई राज्य अगर संविधान सभा में शामिल नहीं होता है तो उसे ब्रिटिश सरकार के साथ किए गए अपने अनुबंधों को, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को रिवाइज किया जाएगा, और उस रिवीजन की शर्तें भारतीय संविधान के अनुरूप होगी। अगर कोई राज्य भारत के लिए बने संविधान को स्वीकार नहीं करता है तो उसे ब्रिटिश सरकार के साथ पूर्व में किए गए संधि को नौकृत करना होगा, जिसके प्रावधान भारत के नए संविधान के अनुसार होंगे। तो यह संविधान तो आपने प्रस्ताव तो रख दिया। अब कहता है क्या कि भाई आपने जो ऑफर दिया है भारत के लोगों को कि भाई बहुत दिन से आप लोग कोशिश कर रहे हैं
आपको स्वराज मिल जाए, हम खुद मुख्तार बन जाएं। चलो ये समय है और ये युद्ध भारत का भी है, क्योंकि जापान भारत पर आक्रमण करने वाला है। तो ठीक है, ऐसे हालत में भारत की सुरक्षा किसकी जिम्मेवारी है? तो भारत की सुरक्षा ये दोनों की जिम्मेवारी है। ब्रिटेन की जिम्मेवारी है और साथ साथ भारत की भी जिम्मेवारी है। तो चलिए आज हम मिलकर भारत की सुरक्षा कर लें, युद्ध को समाप्त होने दीजिए। युद्ध के समाप्ति के बाद हम सारे मसले का समाधान हम लोग कर लेंगे, और कर लेंगे। हम पहले से बता देते हैं कि युद्ध समाप्त होगा, हम आपको स्वराज भी देंगे, आपको संविधान सभा का मौका देंगे। संविधान सभा क्या होगा? वो किसी ब्रिटिश कमीशन के द्वारा नहीं बनाया जाएगा, बल्कि भारत के लोग अपने संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कर देंगे और वही लोग संविधान बनाएंगे। प्रिंसली स्टेट भी इसमें शामिल हो सकते हैं। प्रिंसली स्टेट के जो सदस्य आएंगे संविधान सभा में, वो अपने नरेशों के द्वारा, अपने शासकों के द्वारा, अपने राजाओं के द्वारा नामित होंगे और इस तरह से संविधान बनेगा। लेकिन यदि कोई भारतीय राज्य, भारतीय प्रिंसली स्टेट इसमें शामिल नहीं होता है, तो ब्रिटिश सरकार के साथ आपने पूर्व में जो संधियां कर रखी है उसको रिवाइज करना होगा और उसके रिवीजन की शर्तें भारत के बने नए संविधान के अनुरूप होगा। तो इस तरीके से ये प्रस्ताव लेकर आते हैं। लेकिन कांग्रेस ने कहा नहीं भाई, गांधी जी ने तो खुलकर कहा कि यह तो पोस्ट डेटेड चेक है। जब ब्रिटिश साम्राज्य ही डूब रहा है और आपका वाद, वो भी तो आप आज से नहीं दे रहे हो, वो भी तो कहते हो कि नहीं भाई। और साथ साथ ये क्या कर दिए कि वायसराय की श्रेष्ठता बनी रहेगी उनको, यानी कहने का मतलब है कि आप ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अधीन ही रहेंगे। तो अब तो भारत क्या चाहता है? पूर्ण स्वाधीनता की मांग को लेकर चल रहा है। और पूर्ण स्वाधीनता को डिफाइन करते हुए नेहरू जी ने अपने 1929 के स्पीच में ही कह दिया कि किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त होगा। किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को हम स्वीकार नहीं करें। पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब होता है पूरी आजादी, हम किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए तो ये, अब आप सोचेंगे कि भाई ठीक है कांग्रेस विरोध कर रही है, लेकिन कांग्रेस किन मुद्दों पर? भाई बताएंगे ना आप कि भाई इसमें कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण आप इसका विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि संविधान सभा में प्रिंसली स्टेट की ओर से भाग लेने वाले सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होने वाले थे। तो कहा कि भाई जब नॉमिनेटेड लोग आएंगे, इसमें प्रिंसली स्टेट के नॉमिनेटेड मेंबर्स आएंगे, तो ये तो ठीक नहीं है। हम जनता की आवाज चाहते हैं, हम जनता द्वारा संविधान चाहते हैं। तो आप वहां प्रिंसली स्टेट में नॉमिनेटेड का प्रस्ताव क्यों दे रहे हैं? इसलिए ये हमें पसंद नहीं। प्रिंसली स्टेट को यूनियन में सम्मिलित होना अनिवार्य नहीं था, बल्कि वे स्वैच्छिक रूप से इसके सदस्य हो भी सकते थे और नहीं भी हो सकते थे। तो ये भी एक समस्या थी कि भाई आप प्रिंसली स्टेट को फिर वही 1935 की तरह वो चाहे तो शामिल हो सकते हैं, चाहे तो शामिल नहीं हो सकते हैं। तो ये तो आपकी चाल थी। आप तो हमें तोड़कर हमें विभाजन की रेखाएं बनाए रखना चाहते हैं। तीसरी बात थी कि भारतीय सुरक्षा के विषय पर भारतीय लोगों को अधिकार नहीं दिया। कांग्रेस का कहना यह था कि जब तुम यह मानते हो कि भारत का सुरक्षा भारतीयों का भी विषय है, तो फिर सुरक्षा को भारतीय नियंत्रण में क्यों नहीं दे रहे हो? तो इसलिए ये हमें पसंद नहीं। इस प्रस्ताव में भी वायसराय को ही भारत का प्रधान बनाए रखने की बात थी। तो इस तरीके से कांग्रेस ने कहा कि नहीं भाई, ये हम मानने वाले नहीं हैं, हम आपका इसमें सहयोग नहीं करेंगे। अब आगे चल के क्या होता है कि बलपूर्वक अगर कुछ सैनिकों को भर्ती कर लेते हैं, हमारे धनों का दोहन कर लेते हैं, हमारे खनिजों का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस की सहमति नहीं है। कांग्रेस इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है, कहती कि ऐसा कोई शर्त, ऐसा कोई प्रावधान, ऐसी कोई योजना कांग्रेस को स्वीकार नहीं। अब दूसरा स्टेक होल्डर जो है मुस्लिम लीग, वो भी इसका विरोध करता है।
लेकिन मुस्लिम लीग के विरोध करने का मसला बिल्कुल अलग है। वो उसको क्या है कि भाई इसमें पाकिस्तान के लिए कोई स्पष्ट संकेत नहीं है आपके प्रस्ताव में, तो ये मुस्लिम लीग और मुसलमान, भारतीय मुसलमान क्यों अंग्रेजों की सहायता करेंगे भाई। दूसरा कहता है कि मुस्लिमों को अलग से संविधान बनाने का अधिकार आप नहीं दे रहे हो। जब भारत के लोग, हिंदू बाहुल्य लोग अपना संविधान अलग बनाएंगे तो हम भी तो मांग कर रहे हैं, तो हमें भी संविधान बनाने का अधिकार होना चाहिए था। तीसरी बात थी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की योजना इसमें नहीं थी। कहा कि भाई ये पृथक निर्वाचन तो हम 1909 से ही उसको एंजॉय कर रहे हैं और चल रहा है, लेकिन इस योजना में आप पृथक निर्वाचन की बात नहीं करते। और हिंदू बाहुल्य प्रांतों में मुसलमानों के लिए जो उनका 1/3 आरक्षित सीट की मांग थी, इसको भी इस योजना में नहीं दर्शाया गया था। तो कहा कि भाई हमें जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हैं, जो मुस्लिम बाहुल्य नहीं हैं, वहाँ भी हमें सीट आरक्षित आप नहीं दे रहे हो। और न तो मुसलमानों को पृथक संविधान बनाने की आज़ादी है और न इस युद्ध में प्रिंसली स्टेट से जुड़ने की बात है। कहा कि भाई ऐसा भी नहीं बोल रहे हो कि प्रिंसली स्टेट चाहें तो हिंदूवादी संगठन से जुड़ें या चाहें तो मुस्लिम लीग समर्थित या उस विचारधारा के लोगों के साथ जुड़कर अपना अलग संविधान बनाएं। तो इस तरह क्या करता है कि मुस्लिम लीग भी इसका विरोध करती है। तो विरोध तो हो गया। जो उम्मीद थी ब्रिटिश सरकार को कि क्रिप्स मिशन के माध्यम से हम भारतीयों का दिल जीत पाएंगे, हम भारतीयों का पूर्ण सहयोग ले पाएंगे और हम युद्ध के अपने रास्ते को आसान बना पाएंगे, वह संभव नहीं हो सका। तो दोस्तों, आपसे पुनः एक बार आग्रह है, आप इस चैनल से जुड़िए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर। धन्यवाद।